और ये रही उनकी फोटो, और ये बिल्कुल उन्हीं की तरह तो दिखते हैं। तो प्लीज, मुझसे कोई गलती वलती नहीं हुई है, गलती तो तुम सब लोग कर रहे हो। नंदिता की बात सुनने के बाद नैनिका का क्या रिएक्शन होगा? नंदिता के पास जो तस्वीर है, क्या वो नक्श की है? क्या अब नैनिका और विपुल नागर की नौकरी खतरे में थी, या फिर इस तस्वीर के पीछे भी कोई कहानी छुपी होगी? क्या शिवानी को नक्श के स्कूटर की भरपाई करनी होगी? क्या नक्श अब शिवानी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा? जब असली में सभी के सामने नक्श की असली आइडेंटिटी आएगी, तब क्या होगा? शिवानी, जो नैनिका के ठीक बाजू में थी, नंदिता की बात सुनकर उस फोटो को देखने लगी। उस फोटो में मौजूद शख्स नक्श की तरह ही दिख रहा था, लेकिन उस शख्स का टेम्परामेंट नक्श से काफी ज्यादा अच्छा था। शिवानी तो अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं थी कि फोटो में मौजूद शख्स नक्श ही है। मिस नंदिता, मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये नक्श है, मेरा क्लासमेट। इसे मैं अच्छे से जानती हूँ। आप इसकी अपीयरेंस तो देखो। ये भानुशाली ग्रुप का सीईओ हो सकता है क्या? One second. इसकी शक्ल जरूर इस फोटो वाले आदमी से मिलती है, पर ये सीईओ तो हरगिज नहीं हो सकता। शिवानी की नजर नक्श के कपड़ों पर थी और उन्हें देखकर उसे नक्श से और भी ज्यादा नफरत हो रही थी। अब नंदिता की आंखें भी नक्श को ऊपर से नीचे तक घूरने लगी थी। गाइस, आपको ऐसा लगता है कि ये भानुशाली ग्रुप का सीईओ है? आप एक बात बताइए कि क्या कोई सीईओ ऐसे लूज टी शर्ट शॉर्ट्स में ऑफिस में आएगा? हाँ, वो भी एक खटारा स्कूटर पर। वो जो कि अब बचा भी नहीं है ना? रिया, आप प्लीज। बच्चों, पतली गली से निकल ले, वरना पुलिस निकालेगी। क्या बात है, आपकी बातों से तो अब और भी ज्यादा क्लियर हो गया है कि यही हमारी कंपनी के नए सीईओ हैं। यशवर्धन सर ने जो मुझे इन्फॉर्मेशन दी थी, उसके हिसाब से हमारे कंपनी के नए सीईओ का नाम नक्शी है। और देखिए, इनका नाम भी नक्शी है, डॉक्यूमेंट्स पे भी इनका नाम लिखा है। दरअसल ये फोटो ना 3 साल पहले की है, सो ऑब्वियसली 3 साल पहले हमारे सीईओ थोड़े से और जवान दिखते थे। जैसे ही नंदिता ने ये जानकारी सभी को बताई, वैसे ही नैनिका और शिवानी उन डॉक्यूमेंट्स की तरफ झपटे जो मिस्टर यशवर्धन ने नंदिता को दिए थे। नैनिका और शिवानी तो बस नक्श का नाम देखना चाहते थे, और जैसे ही उनकी नजर सीईओ कॉलम में नक्श के नाम पर पड़ी, वैसे ही उन दोनों की जिंदगी में कड़कती फड़कती बिजली आ गिरी थी। नैनिका शांत रहने की पूरी कोशिश कर रही थी, जहां उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि इतने कैजुअल कपड़े पहनने वाला लड़का भानुशाली ग्रुप का नया सीईओ हो सकता है। ये क्या कर दिया नैनिका तुमने? माना कि तुम पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के हेड एचआर हो, लेकिन बिना कुछ जाने, बिना कुछ सोचे तुमने तो कंपनी के नए सीईओ को ही फायर कर दिया। यहाँ तक कि तुम तो नए सीईओ को पुलिस स्टेशन भी भेजने वाली थी। दांतों को पीसते हुए उसने अपना गुस्सा निकालने की कोशिश की। सीईओ सर, प्लीज, मैं अंधी हो गई थी, मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरे पास आपके आने की कोई खबर नहीं थी। हम जो कुछ भी अभी यहाँ पे हुआ उसे भूल जाते हैं। आइंदा से ऐसा कभी नहीं होगा। आइंदा से मतलब आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं? आपको पता है आपका फ्यूचर क्या है? नक्श के इशारे को शायद नैनिका समझ गई थी। उसके चेहरे पर 12 बज रहे थे। प्लीज सर, ऐसा मत करिए। माना कि मेरी गलती है, लेकिन एक मौका और दीजिए, मैं सब कुछ सही कर दूंगी। नैनिका को अभी आजू बाजू खड़े किसी से भी कोई मतलब नहीं था। उसे तो बस अभी अपनी जॉब और पोजीशन बचानी थी। दूसरी तरफ शिवानी, जो नैनिका के ठीक बाजू में थी, उसका भी कुछ ऐसा ही हाल था। और आपको यकीन नहीं होगा, एरोगेंस और नक्श के प्रति नफरत शिवानी के दिल और दिमाग से जा चुकी थी। नक्श, मुझसे गलती हो गई है, प्लीज उसे दिल पर मत लो। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। आई एम सॉरी। नक्श ने शिवानी से कुछ भी नहीं कहा, और नक्श का ये अंदाज देखकर शिवानी ने भी अपना सर नीचे कर लिया था। अरे मेरे नाग, सॉरी विपुल,
नागर, यही है ना आपका नाम? असिस्टेंट एचआर। और क्या कहा था सर? नहीं, कुछ और। बच्चू। ऐसे इस बच्चू को भानुशाली ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की बहुत चिंता है, लेकिन ये बच्चू ये भूल गया कि किसको फायर करने की इनकी हैसियत है और किनको नहीं। फिर मैं सिखा देता। सॉरी सर, सॉरी। यू आर फायर्ड। सॉरी सर। नक्श ने रजनीकांत की तरह अपना रूप दिखाया और ये रूप देखकर सभी की सांसें अटक गई थी। नंदिता के साथ नक्श के कदम भानुशाली ग्रुप के ऑफिस की तरफ बढ़ने लगे थे। नैनिका और शिवानी भी नक्श के पीछे पीछे बढ़ने लगे। सिर्फ एक विपुल ही था जो अब पूरी तरह से अकेला रह गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि पलक झपकते ही वो ग्राउंड जीरो पर पहुंच गया था। ऑफिस में काम कर रहे लोगों को देखकर भी लग रहा था कि ये किसी बड़ी कंपनी के एम्प्लॉयज हैं। जैसे ही नक्श अपने कैबिन में पहुंचा, वैसे ही उसके दिल ने राहत की सांस ली। इसमें कोई शक नहीं कि क्यों भानुशाली ग्रुप सिर्फ सूरत ही नहीं बल्कि पूरे गुजरात में फेमस है। इस कंपनी का ऑरा, इस कंपनी का कल्चर, डेकोरेशंस, इंटीरियर्स, वाह! जब नक्श को भानुशाली ग्रुप से बेदखल किया, उसके बाद से नक्श ने कभी भी इस तरह के हाई एंड ऑफिस में कदम नहीं रखा था। मन ही मन इस नाम को और भी आगे ले जाने की कसम खाते हुए उसका दिल और भी ज्यादा खुश हो गया था। क्या कुछ और तुम लोग के पास है कहने के लिए? ये बोलते हुए नक्श ने कुछ डॉक्यूमेंट्स देखना शुरू कर दिए थे। नक्श की बात सुनकर शिवानी और नैनिका एक दूसरे को देखने लगे। नैनिका ने शिवानी को कंफर्टिंग लुक दिया और बोली, सर, आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। बस वो शिवानी को कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, तो आप प्लीज देख लीजिए। कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है? और मुझे नहीं पता कौन सा। नक्श, भूलो मत, मैं यहाँ कॉन्ट्रैक्ट साइन ही करने आई थी। शिवानी ने अपने होंठ दांतों में दबाए और उसके खूबसूरत चेहरे पर एक अननेचुरल स्माइल आ गई थी। खटारा स्कूटर बदलना पड़ेगा। जब नैनिका ने नक्श की इस हरकत पर गौर किया तो उसके दिल में कुछ तो होने लगा था। शायद नैनिका को पता चल गया था कि मामला उनके हाथ से फिसलता जा रहा है। तुरंत ही नैनिका बोली, सर, ये कैसा रहेगा? आप जो भी पनिशमेंट देना चाहते हैं उसे मैं एक्सेप्ट करती हूँ, बट प्लीज शिवानी के कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल मत। बस मुझे अच्छी तरह पता है, क्योंकि जिन लोगों को इस मैटर के बारे में नहीं पता है उनको तो यही लगेगा ना कि मुझे यानी इस कंपनी के नए सीईओ को अपने लोगों को बुली करना अच्छा लगता है ना? क्या खाता तुमने? यू गेट आउट। ओह माय गॉड, तुम्हें अपने कंपनी का सीईओ ही नहीं पता है कि कौन है? हैरानगी है, तुम करते क्या हो यहाँ पे? ये बोलते हुए नक्श जोर जोर से हंसने लगा कि तभी सीईओ के कैबिन पर नॉक हुआ। सेक्रेटरी नंदिता के कदम कैबिन के अंदर बढ़े और उसने नक्श के करीब जाते हुए कहा, सर, वो जवेरी खानदान से नवीन जवेरी आए हैं। बोल रहे हैं कुछ बिजनेस प्रपोजल के सिलसिले में आपसे बात करनी है। वो एक्चुअली भानुशाली ग्रुप के साथ कोई कनेक्शन बनाना चाहते हैं। प्रपोजल भी साथ लेके आए। तो अगर आप अभी बिजी हो तो मैं उन्हें कुछ देर इंतजार करने के लिए बोलूं? जैसे ही नक्श ने नंदिता के मुंह से नवीन जावेरी का नाम सुना, वैसे ही मैम्बू अंकल का चेहरा उसके सामने आ गया और वो पूरी तरह से इरिटेट हो गया। उस बेवकूफ को जल्द से जल्द यहाँ से रवाना करो और जावेरी खानदान को अच्छी तरह इन्फॉर्म करो कि अगर उन्हें भानुशाली ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के साथ बिजनेस करना है, कनेक्शन बनाना है, तो फिर उस बेवकूफ को दोबारा यहाँ नहीं भेजे। Am I clear? और हाँ, एक और बात, जावेरी खानदान की तरफ से कौन मुझे मिलने आता है इसके बारे में मुझे पहले इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। उस इंसान को अगर मुझे मिलना है नहीं मिलना ये मैं डिसाइड करूंगा। मुझे उनके साथ कनेक्शन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आई शुड बी इन्फॉर्म्ड। ऑलराइट सर। यू कैन लीव। और सुनो, यस सर। जैसे मैंने कहा ठीक वैसे ही कहना, वर्ड टू वर्ड। ओके सर। यू कैन लीव। थैंक यू सर। आउट। आउट। श्योर सर।
नक्श ने तो नंदिता को यह मैसेज दे दिया था, लेकिन दूसरी तरफ मैम्बू अंकल भानुशाली ग्रुप के ऑफिस के मेन हॉल में बैठकर अपनी मां कल्याणी के हाथों से एक नई कार लेने का सपना संजो रहे थे। लेकिन इस सपने को टूटने में ज्यादा समय नहीं लगा। जब नंदिता ने मैम्बू अंकल को सीईओ का मैसेज दिया तो मैम्बू अंकल शॉक्ड रह गए थे। सीईओ का मैसेज देने के बाद नंदिता वहां से चली गई, लेकिन मैम्बू अंकल शॉक्ड स्टेट में अभी भी यही सोच रहे थे कि ये क्या, मैं तो मिला भी नहीं, तो बिना मिले ही मुझे रवाना कर दिया। जब मैम्बू अंकल को एहसास हुआ कि उनके साथ बहुत गलत हुआ है तो उनके मुंह से जोर से कुछ अपशब्द बाहर निकले और इसी के साथ भानुशाली ग्रुप के एम्प्लॉयज उन्हें घूरने लगे थे। तब मैम्बू अंकल को एहसास हुआ कि वो अभी भानुशाली ग्रुप की टेरिटरी में है और उन्हें यहाँ ऐसी कोई भी हरकत नहीं करनी चाहिए। अपने गुस्से को अपने फेफड़ों में भरते हुए मैम्बू अंकल भानुशाली ग्रुप के ऑफिस से निकल गए थे। जावेरी खानदान के मेंशन में अचानक से कल्याणी ने सभी परिवार वालों को कॉल किया और आने के लिए कहा। जब कल्याणी ने देखा कि सभी लोग आ गए हैं तो एक गहरी सांस लेते हुए उन्होंने बोलना शुरू किया। नवीन, कोई बात नहीं, ये काम तुमसे नहीं हो पाएगा। माँ वो जवेरी खानदान को नीचा दिखाना चाह रहे हैं। उसने मुझे अपनी सेक्रेटरी के सामने बेवकूफ कहा और जल्द से जल्द वहां से निकल जाने के लिए कहा। जब जावेरी खानदान के बाकी परिवार वालों को मैम्बू अंकल का किस्सा पता चला तो सभी उस टॉपिक पर डिस्कस करने लगे थे। सिर्फ मैम्बू अंकल ही नहीं बल्कि अनिका के चाचा के बच्चे भी काफी स्मार्ट थे और उन्हें समझ आ रहा था कि ये डील सक्सेसफुल क्यों नहीं हुई थी। बहरहाल उन्हें हार का सामना करना पड़ा और अब कल्याणी चाहती थी कि इस मैटर को कोई और हैंडल करे। नवीन, कोई बात नहीं, ये काम तुमसे नहीं हो पाएगा। ये बोलते हुए कल्याणी के चेहरे पर गुस्सा और उदासी दिख रही थी। ये जो भानुशाली ग्रुप का नया सीईओ है, ये सुना है बहुत ही जवान है और इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ बनने का मौका मिला है, तो इसमें कोई शक नहीं कि उसमें घमंड ना हो। और ऐसे में वो हमारी जैसी फैमिलीज के साथ शुरुआती के दिनों में ऐसा तो करेगा ही, लेकिन उसने ये भी कहा है कि वो हमारे खानदान के और लोगों के साथ भी मिलना चाहता है और अगर उसे जिसमें दिलचस्पी दिखी तो वो उसके साथ खुशी खुशी मीटिंग करके डील फाइनल करेगा। तो इसका मतलब ये है कि अभी ये डील हमारे हाथ से नहीं गई। तो मैं तुम लोगों से पूछना चाहती हूँ कि तुम लोगों में ऐसा कौन है जो भानुशाली ग्रुप के सीईओ के साथ मीटिंग करने में अपने आप को ज्यादा सूटेबल समझता है। भानुशाली ग्रुप के नए सीईओ ने नवीन जावेरी को बिना मिले ही बाहर का रास्ता दिखा दिया था। ऐसे में अब जावेरी खानदान के बाकी लोग सोच रहे थे कि कौन वहां जाकर हलाल होना चाहता है। अरे तुम लोग में से कोई भी वहां नहीं जाना चाहता है? एक तरफ जहां सभी लोग खामोश थे तो वहीं अचानक से मैम्बू अंकल के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया और उस आइडिया के बारे में सोचते हुए उनके चेहरे पर शातिर मुस्कान आ गई। तुरंत ही वो अपनी चेयर से उठे और जोर से चिल्लाते हुए बोले, माँ मुझे लगता है कि उस नए सीईओ से मिलने के लिए हमारी अनिका बेटी सबसे ज्यादा ठीक रहेगी। मैम्बू अंकल की वजह से सेंटर ऑफ अटेंशन पूरी तरह से अनिका पर आ गया था। हालांकि वो बहुत अच्छे से जानती थी कि मैम्बू अंकल ये सब क्यों कर रहे हैं, जिससे वो अनिका के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सके। लेकिन अनिका ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैम्बू अंकल इतने बेशर्म हो जाएंगे कि इतने हाई प्रोफाइल मैटर में सीधा उसे इन्वॉल्व कर देंगे। और यही सोचते हुए उसने कहा, दादी लेकिन मैं इतने बड़े मैटर को कैसे। अनिका मन ही मन बहुत गुस्सा थी और साथ ही साथ ये भी सोच रही थी कि कैसे इस मामले से बाहर निकला जाए। लेकिन इससे पहले कि अनिका कल्याणी को समझाते हुए अपना कोई रीजन देती, मैम्बू अंकल यानी नवीन जावेरी ने बीच में टोकते हुए कहा, अनिका बेटी तुम्हारी दादी भी यही चाहती है कि तुम
जावेरी खानदान में अपना कंट्रीब्यूट करो। और तुम्हारे पापा ने भी यही किया था। क्या ये तुम्हारा फर्ज नहीं है? क्या तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने का एक्सक्यूज तो नहीं ढूंढ रही? दादी ऐसा कुछ नहीं है, पर मैं अनिका के एक्सप्रेशंस देखकर मैम्बू अंकल को मजा आ रहा था। देखो अनिका, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी अंजी कारपोरेशन पिछले कुछ महीनों से घाटे में चल रही है और तुम्हें उसमें बहुत नुकसान हो चुका है। तुम्हें अपनी कंपनी को पटरी पर लाने के लिए बहुत सारी कैपिटल की जरूरत है ना? देखो अनिका, ये मैं तुम्हारे अच्छे के लिए कर रहा हूँ। अगर तुमने जावेरी खानदान में अपना कंट्रीब्यूशन दिया और तुम्हारी वजह से हमारी ये डील क्रैक हो गई, तो दादी तुम्हारी कंपनी को बैंकक्रप्ट होने से बचा देगी। माँ, मुझे लगता है कि अनिका इस काम को करने के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल है। आपको क्या लगता है? कल्याणी के दिल में मैम्बू अंकल की एक अलग ही रिस्पेक्ट थी। वो कल्याणी के सबसे फेवरेट थे। जाहिर सी बात है कि उनके सजेशन ने कल्याणी के मन में अनिका को लेकर अटेंशन पैदा कर दी थी। तो ठीक है अनिका, हम तुम्हें एक मौका देते हैं। तुम्हें कल ही भानुशाली ग्रुप के नए सीईओ से मीटिंग करने के लिए जाना होगा। अपना दिमाग लगाओ और इस डील को क्रैक करो। डू नॉट लेट मी डाउन। दादी लेकिन मैं तो ठीक है, कल अनिका हमारी फैमिली को रिप्रेजेंट करेगी। फिर जो होगा देखेंगे। अभी के लिए ये मीटिंग खत्म करते हैं और जिसको जो भी करना है कर सकता है। जब अनिका की नजर मैम्बू अंकल पर पड़ी, जो उसे देखकर हंस रहे थे, तो अनिका को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। अनिका के मन में क्या चल रहा है या फिर वो क्या कहना चाहती है, किसी को भी उसकी कोई परवाह नहीं थी। जैसे ही कल्याणी ने मीटिंग खत्म की, वैसे ही एक एक करके सभी वहां से जाने लगे थे। अनिका का मूड बहुत खराब था। घर आने के बाद जितना ज्यादा वो कल की मीटिंग के बारे में सोच रही थी, उतना ही ज्यादा उसे अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। जावेरी खानदान में सभी को पता था कि भानुशाली ग्रुप के साथ डील करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, और अब यह इम्पॉसिबल टास्क अनिका के सर पर आ गया था। उसे कोई आइडिया नहीं था कि वो कल भानुशाली ग्रुप के नए सीईओ के साथ मीटिंग में क्या करने वाली है, और यही सब सोचते हुए अब अनिका को बहुत घबराहट होने लगी थी। जब अनिका को कुछ भी समझ नहीं आया, तो अनिका ने अपनी कजिन भाग्या को कॉल किया। भाग्या अनिका से छोटी थी, लेकिन बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रही थी, और इसलिए अनिका उससे हमेशा कोई ना कोई सजेशन तो लेती ही रहती थी। साथ ही साथ अनिका भाग्या से यह भी जानना चाहती थी कि क्या उसके पास कोई अच्छे सजेशंस हैं जिनकी वजह से अनिका का काम आसान हो जाए, और उसे उसके साथ चलने के लिए कहा। क्योंकि भाग्या छोटी थी, इसलिए जावेरी खानदान उससे तो भानुशाली ग्रुप के सीईओ से मिलने का मौका नहीं देगा, लेकिन तो क्या हुआ, कम से कम वो अपनी बहन अनिका की मदद तो कर ही सकती है। फिर क्या था, तुरंत ही भाग्या अनिका के घर आ गई और दोनों कल की होने वाली मीटिंग के बारे में डिस्कशन करने लगे। डिस्कशन के बाद अनिका को वाकई में लगने लगा कि शायद वो ये काम कर सकती है। अब ना तो उसे घबराहट हो रही थी और ना ही उसे कुछ कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था। भाग्या के कदम फ्रिज की तरफ बढ़े और फ्रिज में से कोल्ड ड्रिंक का कैन निकालते हुए उसने कहा, दीदी नक्श दिखाई नहीं दे रहा, घर में नहीं है क्या? मुस्कुराते हुए अनिका ने जवाब दिया, जब मैं आज ऑफिस गई थी तो मेरे साथ निकला था, और जब वापस आई तो घर पे नहीं था। लाइक आई रियली केयर। अनिका की बात सुनकर भाग्या को बोलने का मौका मिल गया। अनिका के करीब आते हुए उसने कहा, दीदी एक बात बताओ, आई रियली एडमायर यू एंड यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, बट लाइफ में ना आपने एक गलती कर दी, नक्श से शादी करके। I mean, आपको 2 साल हो गए और आपने उसे डाइवोर्स लेने का सोचा भी नहीं। भाग्या की बात सुनकर अनिका ने एक लंबी गहरी सांस ली, लेकिन बोला कुछ नहीं। इससे भाग्या की हिम्मत और भी ज्यादा बढ़ गई और उसने कहा, दीदी अब आपको ना आपके बारे में सोचना चाहिए। वो नक्श आपके लिए सही नहीं है, कुछ काम का ही नहीं आपके लिए, और आपकी कंपनी भी घाटे में है। आप ही सोचो कितना कर्जा है। आप ना मेरी एक बात मानो, एक अच्छा सा रिच पावरफुल हस्बैंड ढूंढ लो, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। मैं समझ सकती हूँ, पर अब ये सब चीजों का कोई फायदा ही नहीं है। 2 साल हो गए मेरे शादी को,
अब रहने दो, इट्स नो पॉइंट। जैसे ही अनिका के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही भाग्या ने अपनी टोन बदलते हुए कहा, तो जिसकी शादी होती है वो क्या डाइवोर्स नहीं देते? हाँ, तभी अचानक से नक्श सीटी बजाते हुए अपनी ही धुन में दरवाजे से अंदर आ रहा था। जब नक्श ने भाग्या को देखा तो उसे उसकी आंखों में अपने लिए नफरत साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन नक्श को कोई फर्क नहीं पड़ा। मुस्कुराते हुए नक्श अनिका के पास सोफे पर बैठ गया। भाग्या नक्श को बड़े गौर से देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी, ये नक्श तो हमेशा टी शर्ट्स और शॉर्ट्स पहन के घूमता है। इसके जैसा लूजर तो मैंने आज तक नहीं देखा। अनिका, तुम्हें अंजी कॉर्पोरेशन के लिए अभी भी कैपिटल की जरूरत है? अनिका ने नक्श की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसका ध्यान तो अपने नाखूनों पर था, क्योंकि कल उसकी मुलाकात भानुशाली ग्रुप के नए सीईओ से हो रही थी और अनिका उसके सामने प्रेजेंटेबल लगना चाहती थी। यही वजह थी कि अनिका खामोश रही और अपना काम करती रही। ये देखकर नक्श ने फिर से कहा, अनिका, अगर तुम्हें पैसों की जरूरत ही है तो मुझे बता दो ना, पैसे चाहिए ना तुम्हें। इस बार अनिका नक्श की बात सुनकर इरिटेट हो गई और कड़क अंदाज में बोली, तुम क्यों पूछ रहे हो ये सवाल? तुम्हारी कोई लॉटरी लगी है? कुछ खजाना मिला है? और क्या तुम अंजी कॉर्पोरेशन को नुकसान से बचा सकते हो? तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत इंटरेस्टिंग हो? हाँ, तुम यूजलेस हो और तुम्हें पता है कि अनिका को ये सब बारे में बात करना नहीं पसंद, पर तुम जानबूझ के ये सब करते हो ताकि मेरी बहन का मूड खराब हो जाए। तो तुम्हें समझ नहीं आता? हाँ, उसे खुश नहीं रख सकते क्या? ऐसा कुछ कर नहीं सकते तुम? अनिका ने तुरंत ही भाग्या की ओर कड़क अंदाज में देखा और उसे ये बताने की कोशिश की कि वो मुंह बंद करे और नक्श को क्रिटिसाइज ना करे। और ऐसा इसलिए क्योंकि कल जब बैम्बो अंकल ने जावेरी मैंशन में सबके सामने अनिका को एम्बैरस किया, तब एक नक्शी था जिसने अनिका की साइड ली और उसका सपोर्ट किया। तो अब अनिका नहीं चाहती थी कि कोई भी नक्श की बुराई करे। ये पहली बार था जब नक्श ने देखा कि अनिका उसके लिए स्टैंड ले रही थी और ये देखकर नक्श के अंदर गजब की हिम्मत आ गई। अब नक्श भाग्या को घूर रहा था। मुस्कुराते हुए नक्श ने भाग्या से कहा, इसको क्या अनिका, जब बच्चे गलती करते हैं तो बड़े ही तो माफ करते हैं, तभी तो ये लोग सीखेंगे। वो क्या है ना भाग्या, हमारे मैटर में तुम्हें दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए, एक। और दूसरी बात, मैं अंजी कॉर्पोरेशन के लिए क्या कर सकता हूँ क्या नहीं तो मुझ पे छोड़ दो, क्योंकि क्या है ना उससे तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और तीसरी बात, मैं कितना यूजफुल हूं यूजलेस हूं उससे भी नहीं फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि कब और क्या अंजी कॉर्पोरेशन के लिए करना चाहिए। नक्श की बात सुनकर सिर्फ भाग्या ही नहीं बल्कि अनिका के चेहरे पर भी हंसी आ गई थी। अच्छा, बताओ बताओ, हाँ, क्या कर सकते हो अंजी कॉर्पोरेशन के लिए, या कुछ कर भी सकते हो, या सिर्फ हवा में बातें करनी आती है तुम्हें जो तुम हमेशा करते हो? हाँ, भाग्या की हंसी बढ़ती जा रही थी। अब नक्श भाग्या को किस अंदाज में जवाब देगा? क्या अनिका उन दोनों को शांत करवाएगी, या फिर नक्श इस बार कुछ बड़ा करने वाला था जो अनिका और भाग्या के लिए बहुत सरप्राइजिंग होगा? कल की मीटिंग में क्या होगा? क्या नक्श अनिका से मिलेगा, या फिर नक्श ने इस सिचुएशन की पहले से ही तैयारी कर ली थी? क्या अनिका जावेरी खानदान को भानुशाली ग्रुप की डील दिला पाएगी? अगर ऐसा हुआ तो फिर मैम्बो अंकल का क्या होगा? आइए जानते हैं अगले एपिसोड में। सुनते रहिए इंस्टा एम्पायर, ओनली ऑन पॉकेट FM।